दोस्तों, भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही हम सहम से जाते हैं। हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। दोस्तों, भूत की कहानियाँ पढ़ने पर हमें डर लगने लगता है। बहुत सी भूत की कहानियाँ असली घटना पर आधारित रहती है। ये कहानी पढ़ने के बाद आप डर भी सकते हैं। ऐसी ही 4 कहानियाँ आज हम आपके सामने लेके आए हैं। पहली कहानी का नाम है लड़की के अंदर जिनकी आत्मा। जिनके साथ ये घटना हुई मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाने जा रही हूँ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम दीपक है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे से सारी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम हिना था, से बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वही दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होंगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, चल देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वो अपनी कल रात की बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो उसने मुझे से बताया। उसने बताया कि रात को 1 से 2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता। उसने दीपक का गला पकड़ लिया। उससे मेरी सांसें रुक गई। दीपक ने उसी वक्त के सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने फोन ही नहीं किया था। ये सुनकर दीपक के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फोन काट दिया। उसी वक्त दीपक ने मुझे फोन किया है कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाजा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज में बोल रही थी कि तू फिर आ गया ना, तूने अगर अंदर कदम रखा गया तो यहीं पर तेरी अर्थी निकाल दूंगा। दीपक बोला कि मैं क्या बोल रही हो। तो दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर दीपक के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। दीपक के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हिना के दादाजी ने बताया कि हिना को जिन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे दीपक का फोन आया कि हिना की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालत पूछी तो उन्होंने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कौन सी बीमारी है वो पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने दीपक को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले हिना को घर ले आए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा कि मैं अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने उसको एक बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको बाबा के पास ले गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर का नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 100 किमी दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आया कि दीपक और हिना का एक्सीडेंट हो गया है और वे मारे गए हैं। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया।
मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है डरावनी दुल्हन। आज मैं आप लोगों को कुछ हकीकत बताने जा रही हूँ जो बक्सर जिला के एक गांव में हुआ था। वहाँ पर एक परिवार था जिसमें रौनक नाम का लड़का अपने माँ बाप एवं भाई बहन के साथ रहता था। रौनक 20 साल का जब हो गया तो उसको देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गया, तभी रौनक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो ताकि किसी के सामने ले जाने से उसका मान भी बढ़े। उसकी माँ ने बोला, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी मैं इसी से करवाऊंगी। और लड़की के पिता को हाँ बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी मेहंदी और संगीत से घर में खुशी छाई हुई थी। सारे मेहमान से उसका घर भर गया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरत को बाहर घुमाने ले जाऊंगा और दोस्तों के साथ खूब बातें भी करूंगा कि देखो मेरी औरत लाखों में एक है। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे और उस दिन उसका इंतजार भी खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी धूमधाम से बारात लेकर लड़की के घर पहुँचे और दोनों की शादी भी हो गयी। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही ससुराल लाया जाता था। 4 कहा डोली को उठाते उठाते थक गए थे। वह बेचारे सोचे कि कहीं पैर दिखा तो डोली उसके नीचे रख देंगे तो थोड़ी देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे और आम का पेड़ तभी दिख गया। वह लोग डोली को रखकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों की थोड़ी सी आंख लग गई। तभी उस पेड़ की चुड़ैल नीचे उतरी और दुल्हन को मारकर उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़ी देर बाद वो अपने ससुराल आ गई। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो रौनक अपने कमरे में गया। जब वो अपने बिस्तर पर बैठकर दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पी कर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो मैं पानी दे रही हूँ। इतना कहकर उसने अपना हाथ लंबा करके कुएं से पानी निकालकर उसको दे दिया। इतना देखते ही रौनक जमीन पर बद से गिर गया और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और भागने की कोशिश करने लगा। तभी उस चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको मारूंगी नहीं और अब मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं। नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने हमारा चेहरा देख लिया। लेकिन ये गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा क्योंकि यहाँ मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बता देना कि जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण दिशा में कर लो तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के हिसाब से माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहाँ पर सब हंसी खुशी रहते हैं। दोस्तों, तीसरी कहानी का नाम है भूतिया ढाबा। दोस्तों, आज भी हमें याद है कि जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब हमारे टीचरों ने हम लोगों को पिकनिक पर पावागढ़ ले जाने की बात की थी। हमारे साथ स्कूल की सारी लड़कियां और टीचर भी साथ में गई थी। करीब 30 बसें थीं, जिसमें हम लोग सबसे पीछे वाली बस में बैठे थे। उसमें हम लोग हंसते गाते मजे करते हुए पिकनिक पर जा रहे थे। तभी हमारी बस का टायर फट गया और गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। रात में करीब 1:30 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर नीचे उतरा और टायर देखकर बोला, मैम आप लोग गाड़ी के नीचे उतर आओ, टायर फट गया है, उसको बदलने में 1-2 घंटे लग जाएंगे। हम सब लोग नीचे उतर गए। तभी उसने बोला, पास में एक ढाबा है, वहाँ पर चाय हो तो आप लोग जाकर बैठकर आराम कर सकते हो, चाहो तो चाय पानी भी ले सकते हो, तब तक मैं गाड़ी का टायर बदल कर आ जाऊंगा। हम लोग पैदल चलकर ढाबे तक आए तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। हम लोग चाय पी रहे थे कि मेरी नजर ढाबे के ऊपर गई तो मैंने देखा कि जैसे कोई सफेद साड़ी पहनकर, बाल खोलकर, लाल कलर की लाली लगाकर जोर जोर से हंस रही थी। मैंने डर के मारे आंख नीचे कर लिमिटेड और नीचे देखने लगी। तभी कोई के चिल्लाने की आवाज आई। बूढ़ा आदमी हम लोगों को बोला, आप लोग यहीं पर बैठो, मैं अभी देख कर आता हूँ, आवाज कौन लगा रहा है।
इतना कहकर वह जंगल की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। हम तो पहले से ही डरे हुए थे, अब तो मानो शरीर का खून भी सूख गया था। उसी समय हमारी एक सहेली को खून की उल्टियाँ होने लगी। उसको छोड़कर हम लोग भाग भी नहीं सकते थे। इतने में एक टीचर ने बोला, सब लोग आग जलाकर उसके सामने बैठ जाओ। और सब लोग एक साथ ही बैठना, याद रहे कि कोई अकेले कहीं उठकर नहीं जाएगा। हम लोगों के दिमाग को मानो किसी ने हथौड़े से पीटकर बंद कर दिया हो। हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूं। ऐसे देखते देखते करीब 3 बज गए। तभी वो बूढ़ा आदमी जंगल से आ गया और बोला कि यहाँ पर जो आवाज आप लोगों ने सुनी थी वह भूल जाना, वरना आप लोग पूरी जिंदगी रोते रहोगे। इतने में ड्राइवर भी आ गया और हम लोग दौड़कर बस में बैठ गए और अपने अपने मन में महामृत्युंजय का जाप करने लगे। टीचर ने बोला कि यहाँ पर कोई बातचीत नहीं करेगा जब तक कि सुबह ना हो जाए। हम लोग एक हफ्ते के बाद पिकनिक से लौटकर जब स्कूल में सबसे मिले तो ये घटना सबको बता दी। आज भी जब हम सुनते हैं कि हमारे बच्चे पिकनिक जा रहे हैं, तब हमें हमारी पुरानी घटना याद आ जाती है कि कैसे हम लोग बचा के निकल आए थे। पिकनिक के नाम से हमें आज भी बहुत डर लगता है। भगवान सबकी रक्षा करें। दोस्तों, चौथी कहानी का नाम है बंगले की सबसे डरावनी कहानी। यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 की थी। उस समय मैं अपने परिवार के साथ बड़े मजे और मस्ती करता था। मेरे परिवार में मम्मी, पापा और बहन और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं पहले से सोच रहा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चर बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे। और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी ही देर बाद सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात में 11:30 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज आ रही थी कि जैसे कोई मेरे पास चला आ रहा हो। मैंने देखा तो कोई ना दिखा तो मेरे पैर थर-थर कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए। ये कैसी आवाज है? तभी पायल की आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर बाद आवाज फिर से आने लगी तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा। मैंने सोचा कि मैं ये बात सबको बताता हूँ। जब मैं हिम्मत जुटा के दरवाजा खुला तो मुझे वे मेरे पास बजने लगा, लेकिन वहाँ पर कोई ना दिखा। तो मैं किसी तरह मम्मी के कमरे में पहुँचा और सारी बातें उन मम्मी पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको जोर से नींद आ रही थी और वह थोड़े नींद में भी थे। यहाँ तक कि कोई ने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात मैं मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीब 8-9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज फिर से आने लगी, लेकिन वो मेरे सिवाय किसी और को सुनाई ही नहीं दे रही थी। और अब तो वह आवाज चाहे जब आने लगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वह बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वे हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज सुनी थी। तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन लिया कि अब मैं सच बोल रहा हूँ। और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया। तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी लगा ली थी और ये उन्हीं की आत्मा थी। आज मैं करीब 70 साल का हो गया, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही अमेजिंग और डरावनी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।